हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेशन बिल्डिंग। और इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्री चैलेंजेस। ओके, तो जैसे कि बेसिक आपको बात पता ही होगी, 1947 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस टू ब्रिटिश। बेसिकली हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन देखिए, 1947 में भारत उस टाइम काफ़ी आज़ाद हुआ, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। तो उनमें से जो मेन थ्री चैलेंजेस हैं, वो एक तो आपका यूनिटी और इंटीग्रिटी की समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको हम हिंदी में एकता और अखंडता की समस्या कहते हैं। ठीक है। एकता और अखंडता की समस्या मतलब भारत उस टाइम टुकड़ों में टूटा हुआ था। टुकड़ों में टूटने का मेरा मतलब है कि देखो, जैसे कि आप मैप को देखिए, इस मैप में आप देखो कि ये कुछ येलो पोर्शन है और कुछ थोड़ा आपका पिंक पोर्शन है। तो बेसिकली इस तरीके से इंडिया जो है काफी सारे हिस्सों में डिवाइड था, और ये जो मैप है, ये आज के मैप से बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप ये देख सकते हो। तो इसको आज का रूप देने में काफी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या थी, कहीं ना कहीं चैलेंज था। तो वो कैसे हमने सोल्व करी उसको हम देखेंगे। पहले हम जस्ट बेसिक समझ लेते हैं कि थ्री चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहली क्या है, यूनिटी की समस्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकता की समस्या। ओके, देन अनदर इज डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र को स्थापित करने की समस्या। ओके, कि डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश की जा सके, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चैलेंज था। देन थर्ड जो चैलेंज था, वो हमारे सामने डेवलपमेंट का इशू था। डेवलपमेंट के इशू की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं देश के अंदर उस टाइम जो इकोनॉमिकली इंडिया की जो हालत थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। चलिए एक एक करके इनको हम लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने तीनों चैलेंजेस कि किस किस तरीके से हमारे देश के अंदर तीनों चैलेंजेस हमने फेस करे। तो फर्स्ट जो चैलेंज है वो है यूनिटी की समस्या। तो यूनिटी की समस्या को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज विविधता, इसको हिंदी में विविधता बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, सो आप बेसिक लोगों को पता होगा, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। विविधता इंडिया में बहुत सारी देखने को मिलती है। विविधता का मतलब मेरा ये है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन रहते हैं। लैंग्वेज बहुत सारी इंडिया में बोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी है, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज लोग बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़ लोग बोलते हैं, तेलुगु लोग बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इश्यूज भी हम इंडिया में देखने को मिलता है। कास्टिज्म इंडिया में बहुत सारा है, ठीक है, कोई चड्ढा है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई मतलब अलग अलग डिवीजन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन सब में यूनिटी स्टैब्लिश करना एक कहीं ना कहीं चैलेंज हमें देख, ये चैलेंज तो रहता ही रहता है। तो उस टाइम 1947 का इंडिया, उस टाइम उन सबको यूनाइट करना तो एक कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज हमारे सामने था। ठीक है। जो दूसरी समस्या थी बच्चों, वो थी प्रिंसली स्टेट की समस्या। प्रिंसली स्टेट को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो उसको बोलते हैं राजा रजवाड़े। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं पता होगी शायद, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इंडिया उस टाइम दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक इंडिया वो जो ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे, या ब्रिटिश जिसको रूल कर रहे थे, जो आप यहाँ पे ये येलो पोर्शन देख रहे हो इस मैप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये सिंध वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये आपका बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ये उत्तर प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ये सब ब्रिटिशर्स ओन करते थे, ठीक है। एंड देन जो ये पिंक वाला पार्ट आप देख रहे हो गाइस, ये स्टूडेंट जो देख रहे हो, ये हैदराबाद हो गया, ये मैसूर हो गया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था। ओके, और देन ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे। जब वो भारत से गए तो उन्होंने बोला कि इन रजवाड़ों को बोला कि आपके पास ये अधिकार है कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आज़ाद हो। गाइस एक चीज आप जान के हैरान होंगे कि जो राजा रजवाड़े थे, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनका नंबर काफी हाई था, लगभग 565। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत में यूनाइट करना था। ओके, भारत को एक करना था। अगर सोचो ये 565 रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होते तो आज का भारत हमारा ऐसा होता। ओके, तो इनको इस चैलेंज को हमने कैसे सोल्व करा उसको हम देखेंगे। पहले जस्ट हम पहले चैलेंजेस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। ओके, देन अगला जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। रही बात डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र स्थापित करना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग था। कैसे चैलेंजिंग था, देखो 1947 में जो केवल बड़े देश थे, बड़े देश से इन द सेंस मेरा कहने का मतलब जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, केवल इन्हीं कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाई थी।
इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि बहुत सी कंट्रियां तो कह रही थी कि ये सब दिखावा है, देन कुछ ही दिनों में यहाँ की जो गवर्नमेंट है कोलैप्स हो जाएगी। और सबसे बड़ी एक समस्या मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, वो थी एजुकेशन जो लेवल था इंडिया का। एजुकेशन लेवल जो इंडिया का था वो बहुत ही ज्यादा लो था। ठीक है, केवल 17% जो लोग थे वो लिटरेसी रेट के अंदर आते थे, मतलब साक्षर थे। 17% लोग, सोचो, जब 17% लोग साक्षर है, पढ़े लिखे, मतलब जिनको शब्दों का ज्ञान है, तो उनको क्या ही डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा। अब उनमें और बेसिकली आप जानते ही हैं, हमारा जो भारत है वो आ, उनमें बेसिकली ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। तो उस टाइम में ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते थे। देन इसी रीज़न से लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। और आप जानते ही हो भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ओके, तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब चलते हैं तीसरे चैलेंज की तरफ अपने, जिसका नाम है डेवलपमेंट, विकास। अब विकास विकास की समस्या हमें ऐसे देखने को मिली कि उस टाइम हम देखते हैं इंडिया में एक तो पॉवर्टी हाई है, सेकंड हम देखते हैं बेरोजगारी। ओके, पॉवर्टी को बोलते हैं गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देश के अंदर थी। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा थी उस टाइम देश के अंदर। आपको पता ही है भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, भारत का एक्सप्लोइटेशन करा, शोषण करा, और जितने भी यहाँ की इकोनॉमिकल वेल्थ है वो सब अपने साथ लेके चले गए थे। ओके, तो डेवलपमेंट की समस्या भी कहीं ना कहीं चैलेंज था हमारे लिए। ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं यही थ्री चैलेंज होते हैं, कहीं ना कहीं हमें फेस करने पड़े स्टार्टिंग के एरा में। ओके, अब इनसे हमने कैसे निपटारा किया, आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इन तीन चैलेंजेस को खत्म करा। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देन फिर हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमने चैलेंज करा। लो, ये इरेज हो गया। अब बात करते हैं यूनिटी की समस्या। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, यूनिटी की समस्या में क्या था कि बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर था, बहुत सारे कास्ट का, बहुत सारे रिलीजन के लोग थे। तो हमारी सरकार ने क्या करा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब भारत का संविधान बनाया गया, तो सभी को एक अधिकार दिया गया, राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 हमारे संविधान का लोगों को समानता का अधिकार देता है, लोगों को इक्वलिटी का अधिकार देता है। जब सभी इक्वल है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। अब बहुत से लोग बोल सकते हैं, बहुत से बच्चे बोल सकते हैं रिजर्वेशन कहीं ना कहीं दिया गया, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग इश्यू है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख सकता है 11th क्लास की, देन उसमें हम देखेंगे किस तरीके से रिजर्वेशन और इक्वालिटी में डिफरेंस है। तो यूनिटी की समस्या को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, सबको इक्वल अधिकार दे दिए। कोई राजा का बेटा नहीं है, कोई रानी का बेटा नहीं है, सब इक्वल है, सब एक मतलब इंडिया के नागरिक सिटीजन है। सेकंड मैंने बताई थी यूनिटी की समस्या में प्रिंसली स्टेट की समस्या। किसकी समस्या, प्रिंसली स्टेट की। तो 565 रजवाड़ों में से जो आपको तीन मेन ध्यान रखने हैं, ठीक है, तीन ध्यान रखने हैं। पहला है जम्मू कश्मीर की समस्या, अगला है हैदराबाद की समस्या, और ये आपका मणिपुर की समस्या। थोड़ा जूनागढ़ के बारे में बताऊंगा, जूनागढ़ थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा मैं। ओके, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 565 में से कितने प्रिंसिपल स्टेट थे, ये भी गाइस आपको ध्यान रखना। 565 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। ओके, तो 565 रजवाड़े में से ये जो मेन तीन थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, ये तीनों प्रिंसेस स्टेट ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। ओके, जो मैंने लास्ट में टिक लगाया है, ये जो रजवाड़ा है गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने सबसे पहले अनाउंस करा वो भारत में शामिल नहीं होगा, तो त्रवणकोर। तो त्रवणकोर कौन सा है, ये त्रवणकोर है। ठीक है, इसने बोला, अनाउंस करा कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना है। उसके बाद देन फिर हैदराबाद ने मना कर दिया, तो धीरे धीरे सभी जो प्रिंसली स्टेट थे वो अलग हो रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देन प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं। ओके, और इन सबको भारत में यूनाइट करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वो वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो प्रिंसेस स्टेट की समस्या को सॉल्व किसने करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यूनिटी की समस्या क्या थी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यूनिटी की समस्या क्या थी, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज,
कास्ट रिलीजन के लोग रहते थे, उन सबको यूनाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, संविधान निर्माताओं ने क्या करा, सभी को इक्वालिटी का अधिकार दिया। अब प्रिंसली स्टेट को कैसे भारत में शामिल किया गया, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, इनकी कहानी हम अलग से वैसे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इसमें रोल किसका सबसे बड़ा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लीज मेक श्योर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में डायरेक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आपका आता ही आता, सीबीएसई में। ओके, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की जो चैलेंज था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की चैलेंज को हमने सॉल्व करने के लिए इंडिया में एस्टेब्लिश किया हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसको हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया ने क्या करा, इंडिया में इलेक्शंस करवाए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए ताकि इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जा सके। इवन मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को मतलब डेमोक्रेसी के बारे में पता नहीं था उनको तक अवेयर किया गया। ओके, जैसे सिनेमा घर होते हैं वहां पे तक लोगों को ले जाया गया, देन डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को बताया कि डेमोक्रेसी क्या चीज है। एक एक व्यक्ति को केवल एक वोट दिया गया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और हिंदी में इसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। मतलब जो भी वयस्क है उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी। 1989 से पहले जो एज थी वोट डालने की वो 21 हुआ करती थी, बट 1989 के बाद ये एज जो है अब 18 हो चुकी है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, राजीव गांधी जी ने इसको 21 से कम करके 18 कर दिया था। ओके, तो डेमोक्रेसी की समस्या को हमने कैसे सोल्व करा, इंडिया में इलेक्शन करवाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जिससे डेमोक्रेसी की समस्या को सोल्व किया गया, ठीक है। अब रही बात डेवलपमेंट की समस्या, तो डेवलपमेंट की समस्या को हमने सॉल्व इस तरीके से किया कि देश के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। ओके, जैसे कि बहुत सारे डैम बनाए गए। आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला डैम कौन सा जो आज़ाद भारत में चला बनाया गया, तो भाखड़ा नागल डैम। आप ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल, दो डैम है बेसिकली, भाखड़ा और नागल, वो बनाए गए। और उसके बाद बहुत सी आईआईटीज खोली गई ताकि डेवलपमेंट को काफ़ी तेज किया जा सके। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, डेवलपमेंट के दो मॉडल थे उस टाइम, ये आप भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड बुक जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या है कैपिटलिज्म और क्या है कम्युनिज्म। ओके, कैपिटलिज्म को मैं यहाँ बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक है। कैपिटलिज्म को पूंजीवाद कहा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कम्युनिज्म की, इसको हिंदी में साम्यवाद बोला जाता है। तो इंडिया के सामने चैलेंज था कि वो कैपिटलिज्म को चुने कि कम्युनिज्म को चुने, और इंडिया दोनों को ही नहीं चुनना चाहता क्योंकि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में कमी है। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या है, देन उसमें हम अच्छे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि कोल्ड वॉर, मेनली कोल्ड वॉर इसी के बीच में लड़ा जा रहा था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। तो इंडिया ने इन दोनों ही आइडिया क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और अपनी ही एक अलग पॉलिसी अपनाई जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इंडिया ने कौन सा मॉडल अपनाया डेवलपमेंट करने के लिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे कुछ पार्ट कैपिटलिज्म का लिया गया और कुछ पार्ट कम्युनिज्म का लिया गया। तो ये क्वेश्चन गाइस 6 मार्क्स का है, और रिजर्व, ये क्वेश्चन डिजर्व भी करता है 6 मार्क्स से, क्योंकि इसमें काफी कंटेंट है और बहुत से लोग इस क्वेश्चन को करके, और ये आप जरूर इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस हमने आज डिस्कस करे। आगे जो टॉपिक रह गए हैं, ओके, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में अभी हमारा काफी टॉपिक है, जैसे टू नेशन थ्योरी क्या है, इनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।